प्रिय छात्रों, पिछले अध्ययन में हम लोगों ने प्राचीन काल में दुनिया के देशों का एक दूसरे देश से किस प्रकार का संबंध था, इसके विषय में जाना। 19वीं शताब्दी आते आते क्या चेंजेज हुए, किस प्रकार से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो जो अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यापार के तीन गति होती है, प्रवाह होते हैं, जिसकी चर्चा हमने किया था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के कौन से प्रवाह थे। तो नंबर 1, व्यापार का प्रवाह या वस्तु का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। अब इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण की प्रक्रिया यदि 19वीं शताब्दी में देखते हैं तो यूरोपीय महाद्वीप में इंग्लैंड के अंदर क्या परिवर्तन आया। इंग्लैंड में यह शताब्दी औद्योगिक क्रांति की शताब्दी थी। उद्योग धंधों में तेजी से प्रगति हो रहे थे, परंतु और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या के बढ़ने के कारण वहाँ जो खेती होती थी उस खेती से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए दूसरे देशों या इंग्लैंड अपने औपनिवेशों से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करता था, आयात करता था, जो वहाँ के उत्पादित किसानों के खाद्यान्न से काफ़ी सस्ता होता था और कम कीमत के कारण सबको सुलभ तो था, लेकिन वहाँ के कृषि कार्य प्रभावित होने से किसानों में रोष भी था। और इसलिए वहाँ के किसानों ने अमेरिका से जो मक्के का आयात होता था उस मक्के पर प्रतिबंध लगाने की बात की। हम सभी लोग जानते हैं कॉर्न मीन्स मक्का होता है, तो मक्के के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसको हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने लगे तो लोगों ने इस कॉर्न लॉ को समाप्त करने के लिए आंदोलन भी किया, जिससे कॉर्न लॉ को समाप्त करना पड़ा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, चाहे वो उद्योगों के लिए हो, चाहे खेती के काम के लिए हो, दोनों कामों के लिए उद्योगों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी और
खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत थी। इसलिए इंग्लैंड ने अपने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अपने उपनिवेशों से, विशेष तौर से अगर भारत का जिक्र करें तो भारत से वो कच्चे माल के रूप में कपड़े बनाने के लिए यहाँ से कपास, कपड़ों में रंग रोगन के लिए नील, चाय बागानों से चाय, कॉफ़ी को अपने देश में ले जाते थे और उद्योगों और खेतों में काम करने के लिए अपने यहाँ प्लस अपने और उपनिवेशों में यहाँ से श्रमिकों को भी ले जाते थे। एक एग्रीमेंट करके यहाँ से लोगों को ले जाते थे, जिसको चूँकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो एग्रीमेंट को वो गिरमेंट कहते थे, गिरमेंट। और गिरमेंट से बिगड़ते वो गिरमिटिया हो गया। इस तरह से एक गिरमिटिया मज़दूरों को इंग्लैंड के लोग अपने अन्य उपनिवेशों जैसे अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, अन्य जगहों पर भेजते थे, जो वहीं पर जाकर बस गए। इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई और कृषि कार्य में जो बदलाव हुआ, उसके मद्देनज़र श्रमिकों का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह और धन का प्रवाह, ये तीनों प्रवाह जो है उनके यहाँ काम आया और प्रत्येक देश से अन्य देशों में यह प्रवाह बनना शुरू हुआ। उस समय लगभग 5 करोड़ लोग दुनिया के विभिन्न देशों में कार्य करने के लिए पहुँचे, जो बहुत सारे लोग वहीं पर बस गए। इस तरह से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी वैश्वीकरण की, जो आज का वैश्वीकरण है, इस वैश्वीकरण का हम शुरुआत मान सकते हैं। और 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोपीय महाद्वीप में उपनिवेश निर्माण की भी होड़ मची, जिसका कारण था व्यापार में वृद्धि करना, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संसार के देशों का जुड़ना, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, लोगों को जीवन स्तर का पहले से बेहतर होना। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों का औपनिवेशिक विस्तार संभव हो पाया। इन कारणों से ये देश अपने औपनिवेशिक विस्तार की प्रक्रिया को तीव्र किए। जैसे अफ्रीका पर औपनिवेशिक कब्जा
यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने पूरे अफ्रीका को अपने अपने क्षेत्रों को बांटने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाया, जिसमें जर्मनी के बर्लिन में एक बैठक हुई 1885 में, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर सीधे लकीरें खींच करके उसे बांटा गया। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और ब्रिटेन अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि कर लिया था। जर्मनी और बेल्जियम ये नए औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। 1890 के दशक में अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था, जो स्पेन के औपनिवेश रहे क्षेत्रों पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से हालांकि औपनिवेशिक देशों का जीवन इनके औपनिवेश बनने से बदतर स्थिति में थी, परंतु इतिहासकार इस औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को भी वैश्वीकरण की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर एशियंट काल प्राचीन काल में बहुत कम देशों का एक दूसरे देश से संपर्क था, वहाँ पर एक नई दुनिया के रूप में जब अमेरिका की जो खोज हुई 1492 ईस्वी में, तो उसे नई दुनिया की खोज कहा गया। पूरे दुनिया में किसी को भी अमेरिका के विषय में पता नहीं था, और अमेरिका एक निर्जन मैदान की तरफ था। वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, वहाँ के मूल निवासी बहुत कम थे। तो यूरोपीय महाद्वीप के जो भी देश वहाँ गए, कोलंबस ने खोजा था, स्पेन के लोग गए, पुर्तगाल के भी गए, फिर बाद में इंग्लैंड के लोग गए, और सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोगों ने ही वहाँ पर जाकर के एक मेजॉरिटी में कब्जा किया। उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक जो है वहाँ पर लाभ दिखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, खनिज थे, सारे प्राकृतिक संसाधन थे, ज़मीनें थी। यहाँ तक लिखा है इतिहासकारों ने कि बच्चों को जो छुपम छुपैया का खेल खेलते थे, उसके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर वो खेल सके, माने छिप सके। अर्थात वहाँ पर ऐसे पेड़ नहीं थे, मतलब पूरा खाली के खाली पूरे मैदान थे। लेकिन जब वही अमेरिका भी इनके चंगुल से स्वतंत्र हुआ और वो विकसित होने लगा, तो उसने भी अपनी शक्ति को बढ़ा करके अपने उपनिवेशों का विस्तार करने में लग गया, और इस तरह से सारी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू किए। यूरोपीय साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शक्तियों ने अफ्रीका को किस प्रकार से गुलाम बनाया? प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी, जबकि वहाँ आबादी बहुत कम थी। अफ्रीकियों को रोजी रोटी जमीन और पालतू
पशुओं माने खेती और मवेशियों के बल पर अफ्रीकी लोगों का लाइफ चलता था, जीवन चलता था। पैसे और वेतन पर काम करने का यहाँ चलन नहीं था। उपभोक्ता के सामान बहुत कम थे जिन्हें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए। बागानी खेती और खादानों का वो दोहन करना चाहते थे जिससे वो अपने देश भेज सकें। लेकिन वहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए मजदूरों की भर्ती के लिए मालिकों ने अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए। मजदूरों पर भारी भरकम कर लाद दिया जिसका भुगतान तभी हो सकता था जब वो उनके खदानों और बागानों में काम करेंगे। खुलेआम घूमने फिरने पर भी अफ्रीका वासियों पर पाबंदी लगाई। काश्तकारों की उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून बनाए। नए कानून में व्यवस्था दी गई कि परिवार का केवल एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून को बनाने से बाकी जो सदस्य बचते थे वो विवश होकर उनकी मजदूरी करने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ता था। इस प्रकार से जो है पूरे अफ्रीका में को यूरोपीय महाद्वीप की शक्तियों ने अपना उपनिवेश बनाया। भारत से किस प्रकार से मजदूरों को ले गए, इस पर चर्चा हम अगले कंटेंट में करेंगे।